आज इलाके में बसा कालीग्राम अपनी खौफनाक कहानियों और अनजाने रहस्यों के लिए कुख्यात था। यह वो दौर था जब गांव के लोग आने जाने के लिए सिर्फ बैलगाड़ी का सहारा लेते थे। आधुनिकता यहाँ से कोसों दूर थी और गांव की जिंदगी सादगी के साथ साथ डर के साए में गुजरती थी। गांव के चारों ओर घने जंगलों का पहरा था जिनसे सूरज की किरणें भी मुश्किल से गुजर पाती थी। कालीग्राम से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था जिसे लोग काल पथ के नाम से जानते थे। यह कच्चा और सर्पीला रास्ता दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में यह मौत का रास्ता बन जाता था। यहाँ की कहानियों के मुताबिक रात को इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के कानों में घुंघरुओं की आवाज, किसी औरत की सिसकियां और कभी कभी तेज चीखें सुनाई देती थी। कालीग्राम का हर कोना, हर पेड़ और हर रास्ता एक अनकही दास्तान से जुड़ा हुआ था। यहाँ के सन्नाटे में भी एक भयावह गूंज थी जो हर दिल में दहशत भर देती थी। सूरज ढलने को था और कालीग्राम में शाम की सिहरन भरी ठंडक फैलने लगी थी। हट 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 चल चल आगे बढ़ो। अरे चल 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 हुर्र, चलो चलो। अरिंदम अपनी पुरानी बैलगाड़ी को हाँकता हुआ गांव की ओर लौट रहा था। बैलों की धीमी चाल के साथ पहियों की चरमराहट जंगल की खामोशी को चीर रही थी। रास्ता सुनसान था और हर तरफ घना अंधेरा घिरने लगा था। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, उसे सामने से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये गांव के मुखिया की आवाज थी जो हाथ में लालटेन लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मुखिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। अरिंदम, इतनी देर क्यों हो गई? जानता है सूरज ढलने के बाद इस रास्ते पर रहना कितना खतरनाक है। मुखिया जी, बैलगाड़ी के पहिए में कुछ समस्या हो गई थी, जैसे तैसे ठीक करके घर लौट रहा हूँ। सुबह इसे ठीक कर लूंगा। मुखिया ने चारों ओर नजर घुमाई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जंगल से आती धीमी आवाजें बेचैनी पैदा कर रही थी। अरिंदम, कोशिश किया कर कि शाम होने से पहले ही गांव लौट आ। यह कालपथ अच्छी जगह नहीं है। जी मुखिया जी, ध्यान रखूंगा। और हाँ, तुम्हारी माँ सावित्री की तबीयत अब कैसी है? उनकी हालत अब भी खराब है। सोच रहा हूँ कल सुबह उन्हें शहर ले जाऊं। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मुखिया ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, सही सोच रहे हो। सुबह जल्दी निकल जाना, बीमारी बढ़ी तो दिक्कत हो जाएगी। ये कहकर मुखिया लालटेन लेकर आगे बढ़ गया। अरिंदम ने गहरी सांस ली और बैलगाड़ी की रास खींचकर अपने घर की ओर चल पड़ा। चलो चलो हुर्र, हट 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 चल चल हुर्र, हट 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 चल चल, चलो चलो हट हट हट। अरिंदम जब घर पहुंचा तो रात पूरी तरह घिर चुकी थी। उसका घर गांव के एक कोने में था जहां आसपास घने पेड़ों का झुरमुट था। अंदर से उसके पिता देवकी प्रसाद की खांसने की आवाजें आ रही थी। अरिंदम ने बैलगाड़ी को खड़ा किया और अंदर चला गया और अपने पिता की ओर देखकर बोला, बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ कि कल माँ को शहर ले जाऊं। डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। ठीक कहते हो, सावित्री की तबीयत अब और खराब हो गई है। सुबह जल्दी निकल जाना। ये कहकर देवकी प्रसाद खांसते हुए अंदर चले गए। अरिंदम ने खाना खाया और अपनी माँ की हालत देखने उनके पास चला गया। सावित्री बिस्तर पर पड़ी थी। उनके चेहरे पर थकावट और कमजोरी साफ झलक रही थी। बेटा, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। माँ, मैं कल आपको शहर ले जाऊंगा। डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सावित्री ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। अरिंदम बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर अजीब सी खामोशी थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी और रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। अचानक मौसम ने करवट ली। हवा तेज चलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया।
बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी और देखते ही देखते ये तेज तूफान में बदल गई। बाहर पेड़ों की डालियां हवा में झूलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और हवा की सिसकारी से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत घर के चारों ओर मंडरा रही हो। अचानक अरिंदम को बाहर घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें चौंक गई। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर की तेज धार के बीच उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। शायद मेरी गलतफहमी होगी, लेकिन तभी घुंघरुओं की आवाज और तेज हो गई। यह आवाज अब घर के पास से आ रही थी। अरिंदम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे और बारिश के कारण कुछ नजर नहीं आया। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि अरिंदम का दिल कांप उठा। उसने तुरंत खिड़की बंद की और अपने कमरे में वापस चला गया। वह बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। बाहर बारिश की आवाज के बीच अब सन्नाटा पसर गया था, पर यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। इसमें एक अजीब सा डर छिपा हुआ था, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। अरिंदम ने दीपक बुझाया और आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आई। रात ने कालीग्राम को अपने भयावह जाल में लपेट लिया था। अरिंदम अंदर से डर गया था, क्योंकि कालीग्राम में जब भी कोई अनहोनी होती तो अक्सर ऐसी ही तूफानी बारिश होती और ऐसी ही दिल दहला देने वाली चीखें गूंजा करती। अरिंदम गहरी सोच में गुम था। तभी उसे अपने पिता देवकी प्रसाद की हड़बड़ाई हुई आवाज सुनाई दी। अरिंदम, जल्दी उठ, सावित्री की हालत और बिगड़ गई है। अरिंदम घबराकर उठ बैठा। उसने अपने पिता के चेहरे की चिंता भरी लकीरों को पढ़ लिया। वो बिना कुछ कहे तेजी से अपनी माँ के कमरे की ओर भागा। उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी सांसें तेज हो रही थी। वो बुरी तरह खांस रही थी, मानो उनकी सांस रुकने वाली हो। सावित्री की कमजोर काया और चेहरे की सूजन ने अरिंदम का दिल चीर दिया। बाबूजी, अब इंतजार करना सही नहीं है। हमें माँ को अभी और इसी समय डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अगर देर की तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर देवकी प्रसाद के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गई। अरिंदम, रात का वक्त है। तुम जानते हो रात में गांव से बाहर जाना कितना खतरनाक है। कालपत का इतिहास भूल गए क्या? वहां से गुजरने वाला कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन अरिंदम ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर माँ को डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो वो नहीं बचेंगी। मुझे किसी भी कीमत पर जाना होगा। देवकी प्रसाद ने अरिंदम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ के लिए अड़िग था। आखिरकार देवकी प्रसाद ने हार मान ली। बारिश अब धीमी। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और लोकतंत्र के इस नए दौर में राजा राम तिवारी जैसे युवा
अपनी नई पहचान बना रहा है कुंभ मेले में भूले भटकों को अपने परिजनों से मिलाकर। हजारों की भीड़ में जो बिछड़ों को मिलाते हैं, हर आवाज, हर पुकार को अपना समझ कर गले लगाते हैं और यूं ही भूले भटकों के बाबा कहलाते हैं। इटावा उत्तर प्रदेश से आए, कृपया करके 5 नंबर गेट के पास भूले भटके शिविर पर आ जाए। संगम से बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन आसमान पर काले बादल अब भी मंडरा रहे थे। अरिंदम ने अपनी बैलगाड़ी को तैयार किया। उसने बैलगाड़ी के पीछे सावित्री को लेटाया और उनके पास देवकी प्रसाद बैठ गए। अरिंदम बैलगाड़ी के आगे आकर बैलों को हाँकते हुए गांव की सीमा की ओर बढ़ गया। रास्ते में बारिश की नमी और पेड़ों की झुरमुट के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। बैलगाड़ी की पहियों की चरमराहट और बैलों की धीमी चाल माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव की सीमा से कुछ ही दूर जैसे ही वे कालपथ के करीब पहुंचे, एक भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। चीख इतनी तेज और भयानक थी कि अरिंदम के साथ देवकी प्रसाद और सावित्री के शरीर भी सिहर उठे। बैल डर के मारे वहीं ठिठक गए। उनकी आंखों में खौफ था और वे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। चलो आगे बढ़ो, ये वक्त डरने का नहीं है, चलो। लेकिन बैल अपनी जगह से हिले तक नहीं। तभी देवकी प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, अरिंदम, वो सामने देखो। अरिंदम ने सिर उठाकर सामने देखा। उसकी आंखें डर से फट गई। सामने एक विशाल लंबे कद की औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी जो मिट्टी और खून से सनी हुई थी। उसके लंबे घने बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी चमकती खून से लाल आंखें दिखाई दे रही थी जो मानो अंधेरे को चीर रही थी। अरिंदम की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने बैलगाड़ी को पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल अब भी जड़वत खड़े थे। तभी वो औरत एक जोरदार चीख के साथ आगे बढ़ी। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि हवा कांप उठी। अचानक उस औरत के मुंह से सैकड़ों कीड़े निकलने लगे। वे कीड़े अरिंदम, देवकी प्रसाद और सावित्री की ओर लपके। कीड़े उनके चेहरों पर चिपकने लगे, जैसे वे कीड़े उनकी खाल को जलाने जैसा एहसास करा रहे थे। अरिंदम, यह क्या हो रहा है? कुछ करो अरिंदम, कुछ करो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो भयानक दिखने वाली औरत, जो शायद एक डायन की तरह प्रतीत हो रही थी, जोर से भयानक ठहाका लगाया। उसकी भयानक हंसी ऐसी थी जैसे काली रात खुद हंस रही हो। तभी बैल अचानक बिदक गए और बैलगाड़ी को तेजी से जंगल की ओर खींचने लगे। बैल अब अजीब तरीके से इधर उधर भाग रहे थे। बैलगाड़ी एक क्षण के लिए ऊपर उछलती और अगले ही पल किसी दूसरी दिशा में दौड़ने लगती। जंगल का घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां भय का एहसास करा रही थी। कुछ ही देर में बैलगाड़ी दलदल के करीब पहुंच गई। अरिंदम ने बैलगाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन बैल मानो किसी अदृश्य ताकत के वश में थे। अरिंदम, हमें रोकना होगा, ये बैल हमें मार डालेंगे। लेकिन सब कुछ अरिंदम के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। जैसे ही बैलगाड़ी दलदल के बीच घुसी, बैलगाड़ी के पहिए जमीन में धंसने लगे। अरिंदम, सावित्री और देवी प्रसाद की चीखें वातावरण को कंपाते हुए गूंजने लगी। अचानक
सब कुछ रुक गया। बैलगाड़ी दलदल में डूब चुकी थी। अरिंदम, सावित्री और देवी प्रसाद की चीखें धीमी पड़ गई। कुछ ही क्षणों में वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कालपत ने एक और परिवार को अपने काले इतिहास में समेट लिया था। अंधेरे और बारिश के बीच बस एक आखिरी चीख गूंजकर खामोश हो गई। पर सवाल यही था, वो भयानक औरत कौन थी जिसके बालों में छुपा अंधेरा हर किसी की जिंदगी लील जाता है? अरिंदम, सावित्री और देवी प्रसाद का क्या हुआ? क्या वे बच पाए या कालपत ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया?